प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के एग्जाम पॉइंट्स पे। इसके पहले हम लोगों ने एल्गी तक के एग्जाम पॉइंट्स को कवर कर लिए हैं और उसमें से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आपको बता दें, यह एग्जाम पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बिहार की टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख करके बनाया गया और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे और इसको सही से सॉल्व कर लेंगे तो मैं भरोसा आपको दिलाता हूं कि इससे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में एज इट इज मिल जाएंगे। तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। अगर आप इस एग्जाम पॉइंट्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 99 रुपीज़ देने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़, जो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी यह नंबर दिया गया है। हम स्टार्ट करें, पहले आपसे पूछ लिया जाता है, पहले हम ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ बता दें। ब्रायोफाइटा जो है प्लांट जगत का क्या है, उभयचर कहा जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया। उभयचर ऐसे प्राणियों को कहते हैं जो दोनों तरह के वास स्थानों पर रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रायोफाइटा हैं सिर्फ स्थल पर पाए जाते हैं और कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो सिर्फ जल में पाए जाते हैं। इसी के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जल में रहने वाले को पूछ लेगा, स्थल पे रहने वाले को पूछ लेगा, और भी कई तरह की क्राइटेरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्केंसिया से या उसके और भी पार्ट से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में आने की संभावना है। एग्जाम पॉइंट्स के नाम से ये सेव किए गए हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए देखते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस पहला आपके सामने है। रिक्सिया मार्केंसिया आपने पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय ब्रायोफाइटा होता है। रिक्सिया फ्लूटेंस क्या है? एक प्रकार का जलीय ब्रायोफाइटा है। यह तालाबों एवं झीलों में तैरते हुए पाए जाते हैं। तालाबों और झीलों में कैसे पाए जाते हैं? तैरते रहते हैं, यानी झील और तालाब के ऊपर तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक, आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि जो प्राणी पानी के ऊपर तैरते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है और जो पानी में डूब जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके बता दें तो बहुत बेहतर लगेगा। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य यहाँ से आने वाला है। प्रोफेसर शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का क्या कहते हैं? पिता कहा जाता है। इनका जन्म 6 नवंबर 1882 को झेलम पंजाब के एक साहसी सैनिक परिवार में हुआ था। पारिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा का परिवर्तन सर्वप्रथम ब्रान महोदय ने किया था। कह रहा है कि एक शब्द, पारिभाषिक शब्द जो है ब्रायोफाइटा, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? ब्रान महोदय ने बताया था। ब्रान महोदय द्वारा किए गए ब्रान महोदय द्वारा इसे एक कार्टिलिडनी कहा गया। क्या कहा गया? एक कार्टिलिडनी कहा गया, यानी एक बीजपत्री कहा गया, लेकिन जो कि बीज नहीं होता है, एक कार्टिलिडनी कहा गया, जिसमें शैवाल, कवक, लाइकेन और मांस को भी सम्मिलित कर लिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा सिंपर ने इसे जो है क्या कहा था? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का प्रभाग के रूप में जाना, यानी पादप जगत के एक डिवीजन के रूप में इसे सिम्पसन ने जो है नोट किया था ब्रायोफाइटा के नाम से। परिमुख दांत आपसे कई बार पूछा जाता है पेरिस्टोम के बारे में। पेरिस्टोम यानी परिमुख दांत मासेस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? यानी ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। ये बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। फ्यूनेरिया में प्रमुख दांत आर्थोडांट प्रकार के होते हैं। फ्यूनेरिया में प्रमुख दांत कैसे होते हैं? आर्थोडांट प्रकार के होते हैं। फ्यूनेरिया की संपुटिका में परिमुख कैसे हो जाते हैं? देखिए, परिमुख दांत की संख्या 32 होती है। कह रहा है फ्यूनेरिया में प्रमुख दांत की संख्या कितनी हो जाती है? 32 होती है, जो कि 2 कतारों में स्थित होते हैं। 16-16 के 2 कतारों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा समूह के सदस्यों के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। ब्रायोफाइटा समूह के सदस्यों के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट प्रवस्थाएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे से आकार की लक्षणों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इनमें से एक पीढ़ी जिसे युग्मकोद्भिद कहते हैं अगुणित होता है तथा इसमें युग्मक का निर्माण होता है।
युग्मकों के संलयन में दुगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जो इसकी दूसरी पीढ़ी अर्थात बीजाणुद्भिद यानी गैमेटोफाइट पीढ़ी कहलाती है। यह ब्रायोफाइटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को प्रदर्शित करता है। एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत अगर हम बात करें, एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं? एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं। इन्हीं को एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि नीचे दी गई। पहली विशेषता, युग्मनज में बहुकोशिकीय बीजाणुजनन का निर्माण होता है। युग्मनज में बहुकोशिकीय बीजाणुजनन का निर्माण होता है, जिसे भ्रूण कहा जाता है। दूसरी, इन पादपों के शरीर की सभी कोशिकाओं का एक जैसा कार्य नहीं होता है। लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं तथा युग्मक सदैव लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं तथा युग्मक सदैव बंद कोशिकाओं से ढके रहते हैं। पीढ़ी एकांतरण सुस्पष्ट प्रकार का होता है। आ गया जी। रिक्सिया योम मार्केंसिया ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। इनकी युग्मकोद्भिद प्रवस्था अधिक सुस्पष्ट, दीर्घकालीन, मुक्त शाखित और हरित होती हैं, जबकि बीजाणुद्भिद अवस्था जो है पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित व अल्पजीवी होते हैं। रिक्सिया पर्सोनाई, ध्यान से देखिएगा, रिक्सिया पर्सोनाई के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वी होती, जो कि एक ही समय पर विभाजन से बनते हैं। रिक्सिया एक साधारण लीबरवर्ट है जो उपजगत एम्ब्रियोफाइटा के फाइलम ब्रायोफाइटा का सदस्य है। रिक्सिया के युग्मनज में कोई विभाजन के पश्चात बने भ्रूण के एंडोथीसियम की कोशिकाएं जल्दी विभाजित होकर के बड़ी संख्या में स्पोरोजिनस कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। इस विभाजन के दौरान कभी कभी कुछ बंद कोशिकाएं भी बनती हैं, जिन्हें नर्स कोशिका कहते हैं। इनका कोशिका द्रव्य रिक्तिका युक्त होता है। ये विकसित होने वाले स्पोरोफाइट को पोषण प्रदान करती हैं। सुकाय ऐसे पादप शरीर को कहते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती विकसित नहीं होते। सुकाय ऐसे पादप को कहते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती विकसित नहीं होते। उदाहरण शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा यानी थैलोफाइटा ऐसे को कहा जाता है जिसमें जड़, तना, पत्ती विकसित नहीं होते। आगे बढ़ जाते हैं। रिक्सिया एवं मार्केंसिया ब्रायोफाइटा वर्ग के सदस्य हैं। इनके सुकाय के ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, जबकि निचले भाग खाद्य संग्रह के लिए जाने जाते हैं। ब्रायोफाइटा पौधों को उभयचर माना जाता है, अतः इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। इन पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जलीय तथा स्थलीय दोनों माध्यमों की आवश्यकता होती है। डाउसोनिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, चूंकि और चीजें तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी लेकिन यह एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। डाउसोनिया एक विशालतम ब्रायोफाइटा है जिसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर तक है। अधिकांश ब्रायोफाइटा छोटी साइज के होते हैं। फ्यूनेरिया में बहुकोशिकीय तिरछे पट्टयुक्त मूलाभास का निर्माण होता है, यानी राइजोइड का निर्माण होता है। मूलाभास जड़ के समान संरचनाएं होती हैं जो पौधे को भूमि में स्थिर रखते हैं तथा खनिज व जल अवशोषित करते हैं। आर हिमालयंसिस यानी रिक्सिया हिमालयंसिस एक लिंगाश्रयी जाति है। इसमें नर तथा मादा जन्नांग अलग अलग थैलस पर उत्पन्न होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर हिमालयंसिस ये एक लिंगाश्रयी है और इसमें नर अलग होते हैं और मादा अलग अलग। रिक्सिया के पुमड़ु द्विकशाभिकी होते हैं। ये मुड़े हुए तथा लंबे आकार के होते हैं।
ब्रायोफाइट्स को शैवाल के पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं। आर्किगोनिया मादा जनन अंग है। शैवालों में जनन अंगों के बाहर बंद खोल नहीं पाए जाते। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था हमेशा डिप्लॉयड होती है, यानी स्पोरोफाइट स्टेज क्या है, ये क्या है, डिप्लॉयड होती हैं। युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट अवस्था एक अगुणित अवस्था होती है जिसकी अंतिम कोशिका युग्मक होती है। अगुणित युग्मकों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है जो दुगुणित होते हैं तथा बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका होती है। ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है। ब्रायोफाइटा में युग्मक गैमेटोफाइट मुख्य पौधा होता है जबकि बीजाणुद्भिद संलग्न होता है। ब्रायोफाइटा का ये मुख्य लाइन है, ब्रायोफाइटा का युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है जबकि बीजाणुद्भिद संलग्न होता है। सर्वाधिक हाशित युग्मकोद्भिद अवस्था एंजियोस्पर्म में दिखाई देती है। इसके विपरीत ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है। इसमें यह अवस्था स्वतंत्र हरी शाखित और दीर्घकालिक होती है। फ्यूनेरिया में निषेचन के पश्चात स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। फ्यूनेरिया में निषेचन के पश्चात स्पोरोफाइट का निर्माण होता है जिसे स्पोरोगोनियम कहते हैं। तरुण अवस्था में इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे गोपक कहते हैं। इसके निर्माण स्त्रीधानी के बेंटर भाग में से होता है तथा गोपक एक अगुणित संरचना है जबकि स्पोरोफाइट की अन्य कोशिकाएं जैसे कि फूट, सीटा, कैप्सूल दुगुणित होती है। कह रहा है कि जो इसके स्पोरोफाइट अवस्था होती है उसके फूट, सीटा, कैप्सूल कैसे होते हैं, दुगुणित अवस्था में होते हैं। मांस की परिणील प्रावस्था में लैंगिक जनन उपस्थित होता है। मांस की परिणील प्रावस्था में लैंगिक जनन उपस्थित होता है। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा पौधों के बीज निर्माण नहीं होता है तथा दोनों में ही स्त्रीधानी मादा जननांग के रूप में पाया जाता है। दोनों में प्रायः स्वतंत्र और स्वपोषी युग्मकोद्भिद होते हैं परंतु ब्रायोफाइटा संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। कह रहा ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते जबकि टेरिडोफाइटा में दोनों पाए जाते हैं। मांस कैप्सूल का स्फुटन अपर कुलम के फटने से होता है जबकि परिपक्व होने पर अपर कुलम बाहर आ जाता है तथा फट जाता है। इस प्रकार पेरिस्टोमियम दांत दिखाई देने लगते हैं और बीजाणुओं का विसर्जन हो जाता है। एपोफाइसिस मांस में पाया जाता है। यह कैप्सूल का भाग होता है। मांस में कैप्सूल अत्यधिक विकसित होता है। मांस में कैप्सूल अत्यधिक विकसित होता है। इसे एपोफाइसिस, थीका तथा अपरकुलम और पेरिस्टोम भाग कहते हैं। बॉग मांस जिसे पीट मांस या स्फैग्नम कहते हैं, सत्य मांस। बॉग मांस जिसे पीट मांस या स्फैग्नम कहते हैं, सत्य मांस होता है। यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसकी जीवित तथा मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं जल अवशोषण का कार्य करती हैं। यह अपने शुष्क भार का 25 गुना तक जल अवशोषित कर सकता है। यह अपने वजन का 25 गुना तक भार, अपने शुष्क वजन का 25 गुना अधिक भार यानी 25 टाइम इंटू मैक्सिमम वेट को गेन करने की कैपेबिलिटी है। रेंडियर मांस पिछले चैप्टर में भी बताए थे आपको। क्लेडोनिया रेंजिफेरेना एक सैक है के अंतर्गत आता है यानी लाइकेन के अंतर्गत आता है। क्लब मास लाइकोपोडियम को कहते हैं यानी टेरिडोफाइटा सिलेजनेला में आएगा, ठीक है, लाइकोपोडियम कहते हैं। तथा स्पाइक मास किसे कहा जाता है, स्पाइक मास सिलेजनेला को कहते हैं। यह दोनों टेरिडोफाइटा के मेंबर हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। 6 इसमें हमने 4 पॉइंट को ऐड किया है और ये चारों पॉइंट अलग अलग एग्जाम में अलग अलग समय में पूछी गई हैं। बस हमने सबको ऐड करके एक पॉइंट के रूप में इसे निर्मित कर दिया। ब्रायोफाइटा में सबसे सरल युग्मक बीजाणुद्भिद रिक्सिया में पाया जाता है।
रिक्सिया के बीजाणुद्भिद में सिर्फ संपुटिका पाई जाती है, जबकि पाद तथा सीटा अनुपस्थित होते हैं। फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट 3 भागों में बंटा है: फूट, सीटा तथा कैप्सूल। कैप्सूल के 3 अंग होते हैं। फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट 3 भागों में बंटा है: फूट, सीटा तथा कैप्सूल। कैप्सूल में 3 अंग होते हैं: एपोफाइसिस, थीका, अपर्कुलम पाया जाता है। कैप्सूल का थीका अंग जनन अंग कहलाता है। इसके अंदर स्पोर सैक का निर्माण होता है। एंडोथीसियम से स्पोर सैक या बीजाणु कोष बनते हैं। स्पोर सैक में इलेक्ट्रों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। कार्डमास फ्यूनेरिया का सामान्य नाम है। कार्डमास फ्यूनेरिया का सामान्य नाम है, जो साधारण बहुकोशिकीय स्वपोषी छाया में उगने वाले जल स्थलीय पौधे होते हैं। फ्यूनेरिया के तने के आधार से बहुत पतले तंतु निकलकर भूमि में प्रवेश करते हैं, जिन्हें मूलतः राइजॉइड कहते हैं। ये शाखित और बहुकोशिकीय होते हैं। इसका कार्य जड़ के समान होता है। पायरिनॉइड सहित क्लोरोप्लास्ट एंथोसिरास थैलस की कोशिकाओं की विशिष्टता है। पायरिनॉइड्स में स्टार्च का संग्रह होता है। स्यूडोइलेटर एंथोसिरास में पाए जाते हैं। ये पूर्ण विकसित बीजाणुद्भिद से बनते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं। इलेटर में स्थूलन पट्टियों का अभाव होने के कारण इसे स्यूडोइलेटर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू कैलुमेला होता है। यह कैप्सूल के थीका भाग से संबंधित होता है। यह स्पोर का जल तथा खनिज उपलब्ध कराता है। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटोनीमा विकसित होता है। मांस अर्थात फ्यूनेरिया के बीजाणु अंकुरित होकर के शैवाल की तरह तंतुवत संरचना बनाते हैं। इसे प्रोटोनीमा कहा जाता है। प्रोटोनीमा के विकास के फलस्वरूप ही मांस का युग्मकोद्भिद बनता है। एंथोसिरास नामक ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट का वर्धन यानी डेवलपमेंट असीमित होता है। इसे सीटा भाग तथा मेरिस्टेमेटिक होता है। यह एक ऊतक असीमित वृद्धि करता है। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग आर्चिगोनिया होता है। आर्चिगोनिया ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म पौधों में पाए जाते हैं। आर्चिगोनियोफोर शाखा होती है जिस पर आर्चिगोनिया लगते हैं। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटोनीमा पाया जाता है। यह इसका मुख्य पौधा होता है, जिसे तरुण अवस्था में प्रोटोनीमा तथा वयस्क अवस्था में गैमिटोफोर कहते हैं। रिटार्ट कोशिकाएं स्फैग्नम में पाई जाती हैं। मध्यकालीन रासायनिक बोतल सदृश संरचनाएं होने के कारण इन्हें रिटार्ट कहा जाता है। ये कोशिकाएं स्फैग्नम में की बहुत सी जातियों के वल्कुट स्तर में पाई जाती हैं, परंतु चारों तरफ की वल्कुट कोशिकाओं से ज्यादा बड़ी हुई होती हैं। कुक्सोनिया एक आदितम स्थलीय पौधा है। इसका जीवाश्म सिल्यूरियन पीरियड की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। एम्फीथीसियम से बीजाणुजनन ऊतक का उद्भव एंथोसिरास में होता है। बीजाणुजन कोशिकाओं से आर्चीस्पोरियम का निर्माण होता है। बीजाणुओं के गठन के बिना ही बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद के विकास को जीवाणुता कहते हैं। मार्केंसिया में स्पोर मदर सेल तथा इलेटर मदर सेल दोनों दुगुणित होते हैं। ये दोनों संरचनाएं स्पोरोफिटिक पीढ़ी से संबंधित हैं। इसे इलेटर आर्द्रता ग्राही कहते हैं। तथा बीजाणुओं के विसर्जन में सहायक होते हैं।
मार्केंसिया में स्पोरोफाइट फूट, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। आरंभ में सीटा छोटा होता है, परंतु परिपक्वता के समय यह लंबा होकर के पारदर्शी हो जाता है। बेंटर आर्चिगोनियम का हिस्सा होता है। आर्चिगोनियम फ्लास्क के आकार का अंग होता है। आर्चिगोनियम फ्लास्क के आकार का अंग होता है। इसका ऊपरी भाग, लंबा भाग नेक, जबकि निचला सैक के तरह फूला होता है। फूला हुआ बेंटर कहलाता है। बेंटर में निषेचन की क्रिया होती है। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तथा असंवहनी पादप है। इनके बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। ब्रायोफाइटा के युग्मक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके, ये याद रखना, सबके युग्मक में अर्धसूत्री, इसके युग्मक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके दुगुणित भ्रूण विकसित होते हैं जो स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद नामक दो अवस्थाएं पाई जाती हैं जो संरचनात्मक दृष्टिकोण से भिन्न होती हैं। युग्मकोद्भिद अवस्था स्वतंत्र, हरी शाखित तथा दीर्घकालिक होती हैं, जबकि बीजाणुद्भिद अवस्था अल्पकालिक तथा युग्मकाद्भिद पर पूर्णतः निर्भर होती है। इस प्रकार इसका अर्थात युग्मकोद्भिद से संलग्न होता है। कप सदृश जेमा कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कप सदृश जेमा कप मार्केंसिया के पौधे अर्थात युग्मकोद्भिद पर बिखरे होते हैं। जेमा कप में अगुणित ऊतक के छोटे छोटे डिस्क उपस्थित होते हैं, जिसे जेमी कहते हैं। जेमा अलैंगिक जननवर्धी प्रजनन में सहायक संरचनाएं हैं जो नए पौधों को जन्म देता है। ये प्रत्यक्ष रूप से नए युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं। पेलिया में इलेक्ट्रोफोर आधारी होते हैं। फ्यूनेरिया के बीजाणुद्भिद में प्रच्छद, ढक्कन, पेरिस्टोमी, दंत और बलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण है। फ्यूनेरिया वास्तविक मांस होता है जिसका स्पोरोफाइट अत्यधिक विकसित होता है। एंथोसिरास में युग्मकोद्भिद के अंतरकोशिकीय श्लेष्मकी गुहिकाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जैसे नास्टाक। ये शैवाल यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। मांस और फर्न में बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास स्त्रीधानी में होता है। मादा युग्मकोद्भिद अर्थात मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में इसकी उपस्थिति एक समान लक्षण प्रदर्शित करती है। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स जो आपके ब्रायोफाइटा से संबंधित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपके परीक्षा में ब्रायोफाइटा से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने मित्रों को बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।